नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम सपनों के से दिन पाठ का सार पढ़ेंगे। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह हैं। मैं विजयलक्ष्मी इसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। सपनों के से दिन पाठ लेखक की आत्मकथा का एक अंश है, एक भाग है। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की गुदगुदाने वाली खट्टी मीठी घटनाओं से रूबरू करवाता है। अर्थात लेखक अपने बचपन में घटी अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में बताता है। लेखक अपने बचपन के खेल, ननिहाल जाने, छुट्टियों के दिन, स्कूली दिनों तथा मन पर छपी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही अपने अध्यापकों से अवगत कराते हुए पहले की शिक्षा विधि के बारे में भी बताते हैं। यह सभी घटनाएं मनोरंजक हैं, मन को अच्छी लगने वाली हैं और सुंदर सपना देखने जैसा एहसास कराती है। लेखक जब अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाता है तो लेखक को लगता है जैसे मैं कोई सुंदर सपना देख रहा हूँ। इसलिए लेखक ने पाठ को सपनों के से दिन शीर्षक दिया है। पाठ का सार शुरू करते हैं और पाठ के सार को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक अपने साथियों के साथ खेलने और सभी बच्चों के घर जाने का वर्णन करते हैं। लेखक बताते हैं कि बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे थे, गरीब, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन। वे रोज ही लकड़ियों के ढेर पर जाते थे और वहां से फिसलते हुए कितनी ही चोटें खाते थे। उनके मिट्टी भरे घाव देखकर उनकी माँ और बहनें तरस खाने की बजाय उनकी पिटाई किया करती थी और उनके बाप भी इतने गुस्से वाले थे कि चाहे बच्चों के नाक और मुंह से खून आ जाए परंतु वे उन्हें पीटते रहते थे। और इतना होने के बाद भी बच्चे अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। यह बात लेखक को ठीक से समझ तब आई जब लेखक ने स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग की और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। तब लेखक समझ पाया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है और बुरी तरह पिटाई होने पर भी वह खेलने क्यों चले जाते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि बचपन के सभी दोस्तों की आदतें एक जैसी थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे और कुछ गए तो अपना बस्ता तालाब में फेंक आते थे। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं थे और वे सोचते थे कि बड़े होने पर इन्हें बही खाता लिखना सिखवा देंगे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से माता पिता की अगर बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। और आगे लेखक कहते हैं कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। और जब लेखक बहुत छोटे थे तो उनकी बोली लेखक को कम समझ आती थी और उनके कुछ शब्द सुनकर लेखक हंस देते थे। परंतु जब खेलते थे तो सभी बच्चे एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। लेखक ने पाठ में एक लोकोक्ति का भी प्रयोग किया है। लेखक कहते हैं कि यह खेड़न दे दिन चार कैसे बीत गए, अर्थात ये खेलने के 4 दिन कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और साथ में लेखक यह भी बताते हैं कि सभी बच्चे पढ़ाई को तो कैद समझते थे। लेखक को बचपन में घास कुछ अधिक हरी और फूल कुछ अधिक मनमोहक प्रतीत होते थे। आज भी लेखक को स्कूल के रास्ते पर उगे झाड़ों की खुशबू याद है और कभी कभी तो लेखक क्यारियों में उगे फूल की कलियां चपरासी की नजरों बचाकर तोड़ लिया करते थे और वे कलियां या तो उनकी जेब में पड़ी रहती थी या उन्हें चबा लिया करते थे। उसके बाद लेखक नानी के घर जाने, तालाब में नहाने और रेत के ऊपर लेटने का वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब 1.5 या 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो इन दिनों में लेखक अपनी नानी के घर जाते थे। वहाँ नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी और वे दोपहर तक गांव के तालाब में नहाते थे। बाद में नानी के पास आकर
कुछ भी मांग कर खाते थे। नानी लेखक की बोली और कम खाने की आदत से बहुत खुश थी और वह अपने पोतों को भी लेखक से कुछ सीखने को कहती थी। और जब लेखक ननिहाल न जा पाता था, अर्थात नानी के घर नहीं जाता था, तो उस साल लेखक गांव के तालाब पर चला जाता था। वह कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता था। कुछ समय बाद रेतीले टीले पर चढ़कर वहां रेत के ऊपर लेटता था। फिर रेत से लथपथ होकर तालाब में छलांग लगा देता था। और ऐसा वह और उसके साथी कई बार करते थे। कई साथी तो तैरने की मुद्रा में हाथ पांव भी हिलाते थे, परंतु लेखक को तैरना नहीं आता था, इसलिए कई बार वे गहरे पानी में चले जाते थे और उन्हें भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह दी जाती थी। कई बार तो लेखक के मुंह में गंदा पानी भर जाता था, परंतु हाय हाय करके जैसे तैसे वह तालाब के बाहर आ जाते थे। उसके बाद लेखक छुट्टियों के काम के बारे में बताते हैं, होमवर्क के बारे में बताते हैं कि हमारी छुट्टियां बीतने लगती थी और 1 महीना बीतने पर छुट्टियों के काम की याद आने लगती थी। फिर सोचते थे कि गणित के 200 सवाल निकालने हैं। रोज 10 सवाल भी किए तो 20 दिनों में तो निकल ही जाएंगे, परंतु 10 दिन और बीत जाते थे। तब एक दिन में 15 सवाल निपटाने की बात सोचने लगते थे। कुछ लड़के सोचते कि काम न करने के बाद बदले मास्टर जी से पिट लेंगे, अर्थात मास्टर जी से पिटने को, पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। और लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरह ही सोचने लगते थे, अर्थात लेखक भी ऐसे जो बहादुर लड़के थे, जो यह सोचते थे कि काम नहीं करेंगे तो मास्टर से थोड़ी सी पिटाई हो जाएगी, तो लेखक भी ऐसा ही सोचने लगते थे। उसके बाद लेखक अपने एक साथी ओमा और उसके भयंकर सिर का वर्णन करते हैं। ओमा जो था लेखक की कक्षा का एक नेता था और जो शरारती बच्चे थे उनका भी वह एक नेता था। ओमा मारने पीटने, बातें करने और गालियां देने में सबसे ऊपर था, सबसे आगे था। उसका सिर हांडी जैसा बड़ा था, अर्थात बहुत बड़ा था। वह लड़ाई में सिर से वार किया करता था और वह केवल 4 फुट का ठिगना सा लड़का था। आंखें उसकी बिल्ली जैसी थी और चेहरा उसका बंदरिया जैसा था। उसके सिर की जबरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़े लड़के भी करहा उठते थे, अर्थात जो उससे 3 गुना बड़े लड़के थे वह भी उसके सिर के हमले की चोट को सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। लेखक ने पाठ में 2 अध्यापकों के बारे में बताया है जो लेखक को पढ़ाया करते थे। एक पीटी मास्टर जिनका नाम प्रीतम चंद था। इनका स्वभाव कठोर एवं अनुशासन प्रिय था। दूसरे हेडमास्टर थे जिनका नाम मदन मोहन शर्मा था। यह हंसमुख व विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। आगे लेखक पीटी मास्टर के भय और उनके शाबाशी के बारे में बताते हैं। क्योंकि पीटी मास्टर का स्वभाव कठोर था, इसलिए बच्चे उनसे डरते थे और साथ ही वह अनुशासन प्रिय भी थे। जब बच्चे अनुशासन में होते थे तो पीटी मास्टर उनको शाबाश कहते थे, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। लेखक बताते हैं कि मेरा स्कूल छोटा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी बच्चे कतारों में खड़े रहते थे। कतार कहते हैं लाइनों को। अध्यापक भी एक जगह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े रहते थे, परंतु पीटी मास्टर प्रीतमचंद लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते थे और लड़के पीटी मास्टर से बहुत भयभीत रहते थे, बहुत डरे होते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देखकर सीधी कतार बनाते थे, सीधी लाइन बनाते थे तथा बीच का अंतर भी बराबर रखते थे। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी या खुजली की तो प्रीतम चंद मास्टर उस पर बाज की तरह झपट पड़ते थे। और बच्चे पहले ही स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, दूसरे वह पीटी मास्टर से डरते थे। परंतु जब पीटी मास्टर प्रीतम चंद स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे तो अभ्यास कराते समय जब लेखक व उसके साथियों को रंगीन झंडियाँ हिलाने का मौका मिलता था तो बहुत मज़ा आता था।
जब लड़के बिना किसी गलती किए झंडियाँ फहराते थे तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे, शाबाश कहते थे। और शाबाश शब्द सुनकर लड़कों को लगता था मानो उन्होंने फौज का तमगा जीत लिया हो। तमगा कहते हैं पुरस्कार को, जैसे उन्होंने फौज का कोई पुरस्कार जीत लिया हो। आगे लेखक हेडमास्टर द्वारा दी गई पुरानी किताबों के बारे में बताते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि हेडमास्टर शर्मा स्वभाव से बहुत नरम और हंसमुख थे। वे लेखक को अंग्रेजी पढ़ाते थे और जब उन्हें गुस्सा आता था तो बहुत तेजी से आंखें झपकाते थे तथा लड़कों के गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे और यह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी। कहने का मतलब है कि हेडमास्टर साहब जी बहुत अधिक जोर से नहीं मारते थे। लेखक को हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय पुरानी पुस्तकें मिला करती थी और हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर घर के बच्चों की किताबें लाकर लेखक को दे दिया करते थे और यदि लेखक को पैसे खर्च करने पड़ते तो शायद पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती। उस समय केवल अमीरों के बच्चे ही पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं लगा। उसे नई कापियों और पुरानी किताबों में अजीब सी गंध आती थी जो लेखक को अच्छी नहीं लगती थी। आज लेखक को लगता है कि शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। उसे स्कूल का अच्छा लगता था जो वातावरण था तो केवल प्रीतम चंद द्वारा कराई गई परेड तथा जूतों की खटखट से दाएं बाएं घूमने के कारण स्कूल का वातावरण अच्छा लगता था। उसके बाद लेखक फौज में भर्ती होने के प्रलोभन के बारे में बताते हैं और साथ में बताते हैं कि नाभा के राजा की मृत्यु हो गई थी और राजकुमार विदेश में पढ़ने गए थे। लेखक बताते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध निकट आया तो नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था और राजकुमार अभी विदेश में पढ़ रहे थे। अंग्रेज गांव के युवकों को फौज में भर्ती करने के लिए आए और वह उनके साथ नौटंकी भी करते थे। वे गांव के युवकों को पूरे जूते पहनने का लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए वे गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट। लेखक को स्कूल में वर्दी पहनना और जूते जुराब पहनना ही फौज के अनुभव जैसा लगता था। उसके बाद लेखक मास्टर प्रीतम चंद के सख्त व्यवहार व बर्बरतापूर्ण व्यवहार के बारे में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनका रूप रंग और स्वभाव बहुत डरावना था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे। उनके जूतों के पंजों के नीचे कील तथा एड़ियों में खुर्रियाँ लगी रहती थी और बच्चे प्रीतम चंद मास्टर से नफरत भी बहुत करते थे। इसका एक ही कारण था, मारपीट। एक दिन प्रीतम चंद मास्टर फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वह शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार उसे याद किया किंतु अगले दिन कोई भी प्रीतम चंद मास्टर को सुना नहीं पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा और सब ने मुर्गा बनकर कान पकड़ लिए। मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में लेखक व लेखक के साथियों के पैरों में जलन होने लगी थी। उसके बाद लेखक ने हेडमास्टर साहब जी द्वारा प्रीतम चंद को डांटने का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि हेडमास्टर जी ने जब लड़कों को मुर्गा बने हुए देखा तो उनसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने बहुत क्रोध किया और प्रीतम चंद मास्टर को कहा, क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यही ढंग है? फौरन बंद करो। यह कहकर हेडमास्टर साहब गुस्से से कांपते हुए अपने कमरे में चले गए और कई दिनों तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल में नहीं आए और लेखक को पता चला
कि हेडमास्टर साहब ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया है और उन्हें स्कूल से निकाल कर उन्हें नाभा भेज दिया है। लेखक को पता चला कि प्रीतम चंद मास्टर जिन्हें स्कूल से निकाल दिया है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे हैं। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका कामकाज निपटाने के लिए जाते थे। उन्होंने बताया कि प्रीतम चंद मास्टर तोते के पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छिलकर खिलाते रहते थे और उससे बातें करते रहते थे। लेखक को बड़ी हैरानी होती थी कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर सकता है। क्या तोते को उससे कोई डर नहीं लगता? इस प्रकार से लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियों को सपनों के से दिन कहा है और बचपन का बीता हुआ समय जो कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में खेलने की मस्ती लेना कभी न भूले। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।